हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकर के आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन टॉपिक। ये है इमरजेंसी प्रोविजंस। ये एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एफकैट, सीडीएस, सीपीएफ, उन सब की प्रिपरेशन हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रोज शाम को 6 बजे लेक्चर्स आते हैं और ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव। मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं। अभी मैं आपके पॉलिटी के टॉपिक्स ले रहा हूं। इससे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करवा चुका हूं। वो सारे लेक्चर्स आपको कहां मिलेंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको जनरल स्टडीज बाय समृद्ध सर करके लेक्चर्स मिलेंगे और वहां पे अन्य टीचर्स के भी आपको इसी कोर्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बाकी इस कोर्स के बारे में मैं डिस्कशंस आपसे लेक्चर के बीच में करूंगा। शुरू कर देते हैं आज का ये टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है इमरजेंसी हमारे देश में किस किस प्रकार की होती है, इसमें से कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं रिपीटेड मोड पे, पर इसमें कई तरह का कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो वो आज सारा कंफ्यूजन मैं आपका खत्म कर दूंगा। आपको बस ये लेक्चर एंड तक देखना है, चीजों को समझना है। और मैं जितने लेक्चर्स लेता हूं सबकी पीडीएफ आपको एंड ऑफ द कोर्स मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरा लेक्चर देखोगे वैसे आपको चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। अब मैं आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी करवा चुका हूं। इमरजेंसी वाला टॉपिक हमारा बीच में रह गया था तो वो आज हम कर रहे हैं। तो इमरजेंसी पढ़ने से पहले आपको जानना है कि इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है। हमारे देश में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी जो हमारी कंट्री की है वो उस पर खतरा बन जाता है, ठीक है ना। तो उसको बचा के रखने के लिए ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिन्हें हम इमरजेंसी का नाम देते हैं। अब इमरजेंसी भी कुल मिला के 3 प्रकार की होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसे आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था ये इमरजेंसी लगाने की मेन पावर जो है वो प्रेसिडेंट को सरकार बताती है और प्रेसिडेंट इमरजेंसी को इंपोज कर देता है। अब ये जो इमरजेंसी वाली प्रोविजंस हैं जो हमने अपने संविधान में लिए हैं, ये हमने कहां से लिए हैं। तो एक लेक्चर मैंने आपको कराया था जिसमें मैंने आपको सोर्सेज एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। तो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये एक्ट आया था और उसमें से हमने सबसे ज्यादा चीजें ली हैं हमारे आज के संविधान में। इसलिए इसे ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये सवाल आपके पेपर में आ जाता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ले लीजिए। ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहीं से हमने उठाई है इमरजेंसी प्रोविजन, जो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। अब ये तीनों इमरजेंसी संविधान में कहां पाई जाती है, ये सवाल भी पेपर में आता है कि कौन से पार्ट में आती है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिला के कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। उसके अंदर जो 18th पार्ट है, पार्ट 18 रोमन्स में लिखा है, उसके अंदर आती हैं आपकी इमरजेंसीज। और ये 3 तरह की इमरजेंसी होती है जिससे रिलेटेड आर्टिकल 352 से 360 तक जाते हैं। सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने होते, जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर्स लिए हैं वो जानते हैं। क्लास के एंड में या क्लास के साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताता रहता हूं। अगर आपने ये सारे लेक्चर्स देख लिए, पेपर में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। 70 से 75 दिन में हम आपका कोर्स पूरा करवा देंगे, बशर्ते ये कि आपको सारे लेक्चर्स देखने होंगे। लेक्चर ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, आपको अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। अब इन 2 पॉइंट्स में कंफ्यूजन होता है। कई बार एग्जामिनर पूछता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए, ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। और कई बार एग्जामिनर पूछता है कि इमरजेंसी के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स को यानी मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा। ये वाली बातें, ये वाले प्रोविजंस हमने कहां से लिए, तो इसमें कंफ्यूजन होता है और बच्चे सेम यही लगाए आते हैं या फिर जर्मनी लिख देते हैं। जर्मनी क्यों? क्योंकि ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो रोज रोज नहीं आ रही है। तो इमरजेंसी के टाइम पे सबकी सुरक्षा को देखते हुए जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोविजन हमने वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन, बोले तो जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जर्मनी से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। और कौन कौन से फंडामेंटल राइट आपके जाते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा।
फंडामेंटल राइट्स का एक और बेहतरीन लेक्चर है, कहां मिलेगा? प्लेलिस्ट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट देखिए, ठीक है। अभी पहले ये वाला लेक्चर देखना, उसके बाद जाके प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करना। चलिए, अब क्या होता है इमरजेंसी के टाइम पे, बेसिक सी चीज क्या होती है कि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म तो है ही है, यानी कि पावर्स ऑलरेडी डिवाइडेड है सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। पर इमरजेंसी के दौरान क्या होता है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है वो एकदम पावरफुल हो जाती है, सारी पावर्स उसके पास आ जाती हैं, और स्टेट्स के पास का जो कंप्लीट कंट्रोल होता है वो यूनियन के पास चला जाता है। समझ गए? जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर के पास आ जाती है और सेंटर और पावरफुल हो जाता है। मेजर चीज क्या होती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कि जो पार्लियामेंट का जो टेन्योर है जो 5 साल का होता है, 5 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं और जनरल असेंबली, जनरल इलेक्शंस होते हैं, फिर नई लोकसभा हो जाती है। पर ये वाला जो एक्सटेंशन मिल जाता है उनको, क्या होता है 5 साल से टेन्योर ज्यादा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और कितने टाइम के लिए आगे जा सकता है वहीं से सवाल बनता है। तो एक तो हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, एक ये, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। तो इसके पीछे क्यों, क्या कारण है कि इमरजेंसी लगाई जाती है? जैसा मैंने आपको बताया, देश की संप्रभुता, यूनिटी, इंटेग्रिटी, ठीक है ना, और ये सारी चीजें, इंडिया की सिक्योरिटी, इन सब चीजों को दिमाग में रख के ये वाले प्रोविजन डाले गए थे, ठीक है। तो इसलिए इमरजेंसी लगाई जाती है। अब इमरजेंसी को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, तो ये तीनों कैटेगरी आपको याद रखनी है। पार्ट कौन सा बताया था मैंने आपको? 18। आर्टिकल कौन सा मैंने आपको बताया था भाई? आर्टिकल 352 से 360। तो 352 नंबर आर्टिकल, ये वाली इमरजेंसी से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल इमरजेंसी, और ये आता है आपके आर्टिकल नंबर 352 में, ठीक है। डायरेक्ट आर्टिकल पेपर में पूछ लेगा और आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। नेक्स्ट आती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, जो मैंने आपको गवर्नर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था ना कि गवर्नर के पास में ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है कि इस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो चुका है, अब आप इस स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगा दीजिए। तो जो एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर इमरजेंसी लगाई जाती है उसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कह देते हैं, और इसी इमरजेंसी के अंदर प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है उस स्टेट के ऊपर। अब ये इकलौती ऐसी इमरजेंसी है जो काफी कंट्रोवर्शियल रही है, और इसका इस्तेमाल काफी बार गलत तरीके से भी किया गया है। सेंटर, जब स्टेट और सेंटर के बीच में बहुत ज्यादा क्लैशेस हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया कि सेंटर ने फोर्सफुली भी इस इमरजेंसी को यूज किया है, और ये आती है आपकी आर्टिकल नंबर 356 में। अभी इनकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे लेक्चर में, ठीक है ना। आज के बाद आपका इमरजेंसी वाला कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। और ये है तीसरे टाइप की इमरजेंसी जो हमारे देश में आज तक नहीं लगी है, ठीक है। यह है आर्टिकल नंबर 360 में आने वाली फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब वित्तीय आपातकाल इसे कहते हैं कि मतलब किसी तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे थ्रेट आ गया है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। आते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी पे, जो कि है नेशनल इमरजेंसी। तो आपको यह तो पता लग गया कि प्रेसिडेंट इसे लगाता है, पर प्रेसिडेंट जैसा कि एक रबर स्टैंप का काम करता है, प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अपनी मर्जी से वो ज्यादा डिसीजंस नहीं लेता है, पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बैकिंग होती है उसके पीछे, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी कौन कौन से ग्राउंड पे लगाई जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ग्राउंड्स उसके दे रखे हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो 3 ग्राउंड्स हैं। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, लड़ाई छिड़ जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है ना, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, एक्सटर्नल फोर्स है, उससे आपकी जंग चल रही है, एक तो वॉर हो गया, एक एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, यानी ये देश के अंदरूनी कारणों की वजह से नहीं लग रही है। इसलिए इन 2 कारणों की वजह से अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी भी कह देते हैं, कि देश के अंदर का कोई कारण नहीं है। और अगर देश में किसी तरह का कौप हो जाए या फिर आर्म्ड रेबिलियन हो जाए, तो आर्म्ड रेबिलियन इसका तीसरा टर्म है।
ठीक है ना। हमारे देश में कुल मिला के 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। एक तो लगी आपकी 1962 के टाइम पे, जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, कितनी बार लगी नेशनल इमरजेंसी? 3 बार लगी। दूसरी बार लगाई गई 1971, ये ऑलरेडी फोर्स में थी, ये दोनों वॉर के उस पे ग्राउंड पे लगाई गई। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान वाला। फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से एक और इमरजेंसी लगाई, ठीक है ना। काफी डार्क फेज माना जाता है उसको, तो वो भी एक नेशनल इमरजेंसी थी। और उसके पीछे एक ग्राउंड होता था पहले, इंटरनल डिस्टरबेंस। ये वर्ड नहीं था, इसकी जगह पे इंटरनल डिस्टरबेंस नाम का वर्ड यूज किया जाता था, ठीक है। इंटरनल डिस्टरबेंसेस, ठीक है। तो इस वजह से इस ग्राउंड का यूज करके ये वाली इमरजेंसी लगाई गई। और इसी के बाद आगे जाके 44th अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का, जब इमरजेंसी हट गई। 1977 तक ये फोर्स में थी, उसके बाद में गवर्नमेंट का डिक्लाइन हुआ और उसके बाद में वो अमेंडमेंट हमको देखने को मिला कि अब इमरजेंसी को लगाना इतना आसान नहीं है। तो वो क्या क्या चीजें हैं, कैसे लगाई जाती है, वो अभी हम जानेंगे। तो आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी का 352। ग्राउंड आपके सामने क्लियर है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। 3 बार ये लग चुकी है, 62, 71 और 75 के अंदर। तो अभी तक ये पॉइंट्स आ गए हैं, यहीं से सवाल आपके पेपर में घूम फिर के वो बनाएगा। आने वाले लेक्चर्स में ऑलमोस्ट हम सारे चैप्टर्स कर चुके हैं पॉलिटी के, तो कल से मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं, वो भी जो लेटेस्ट एसएससी सीजीएल 2022 में आपसे पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन को पर्टिकुलरली एनालाइज करेंगे, और जिन्होंने मेरे ये लेक्चर्स देख लिए हैं बच्चों ने, उन्हें बहुत आसानी होने वाली, बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर दोगे उन क्वेश्चंस को। तो एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी कराया था। पीवाई की उसकी एक और क्लास हम पॉलिटी के ऑलरेडी ले चुके हैं। ये सारे लेक्चर्स आपको कहां मिलेंगे? प्लेलिस्ट में मिलेंगे। चलिए, अब प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जब उसे लगे कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या फिर उसका कुछ हिस्सा वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन के वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये 3 ग्राउंड आपके सामने हैं, ठीक है जी। अब अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लगी है तो इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, क्योंकि बाहरी कारणों की वजह से, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, तो एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर तो कोई ऐसा कारण है कि मतलब देश में आर्म्ड रेबेलियन हो गया, सरकार के खिलाफ ही कोई जंग छिड़ गई है, मिलिट्री से कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इंटरनल डिस्टरबेंस जो पहले वर्ड यूज किया जाता था उसको चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन किया गया, और इसे हम इंटरनल इमरजेंसी भी कह देते हैं। समझ गए मेरी बात? और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि ये वाला जो वर्ड है इंटरनल डिस्टरबेंस कब हटाया गया, आर्म्ड रेबेलियन कब इंसर्ट किया गया, तो इसके लिए बकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी, जिसको हम कहते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है इमरजेंसी से, तो इसे आप याद रखना। कब आई थी ये? 1978 में। तो ये अमेंडमेंट का ईयर आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात लिखिए कि आर्म्ड रेबेलियन इंसर्ट कब किया गया? 44th अमेंडमेंट में, और इससे पहले से इंटरनल डिस्टरबेंस कहा जाता था। ठीक है जी, चले आगे। अब क्या तरीका है लगाने का? तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम में पार्लियामेंट से पास होना जरूरी है, कितने टर्म तक के लिए पार्लियामेंट का टर्म एक्सटेंड कर सकता है। तो अब देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी को कैसे पास किया जाता है। अब इमरजेंसी लगाने को कहते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, सरकार ने बोला, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी अनाउंस कर दी, ठीक है। और ये वाली जो इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो जानी चाहिए। जिस दिन से इमरजेंसी बताई गई है उस दिन से 1 महीने के भीतर, 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। जिस दिन से इमरजेंसी इशू की है नेशनल इमरजेंसी, तो 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट से ये पास हो जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे और टिपिकल सवाल पूछे तो क्या हुआ था 1978 यानी 44th अमेंडमेंट से पहले ये वाला टाइम 2 महीने का था, 2 महीने की मोहलत थी, पर अब 1 month कर दिया इसको। ठीक है, चलिए, अगर दोनों हाउसेस से वो इमरजेंसी अप्रूव हो गई तो इमरजेंसी कितने वक्त तक आपकी फोर्स में रहेगी? तो वो 6 महीने तक रहेगी। अब आप कहेंगे 6 महीना, पर इमरजेंसी तो कितने मर्जी टाइम तक के लिए रह सकते हैं। बिल्कुल, पर 6 महीने कैसे?
इमरजेंसी 6 महीने तक रहती है, पर उसे एक्सटेंड किया जा सकता है बारी बारी इनडेफिनेट पीरियड के लिए। यानी कि आपकी इमरजेंसी फोर्स में तब तक रह सकती है कि हर 6 महीने में उसे पास करके आगे बढ़ा दिया जाए, तो इनडेफिनेट पीरियड, ठीक है। और पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा हर 6 महीने में। 1 महीने पहले तो लगाई, इमरजेंसी अनाउंस कर दी, 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दी, पार्लियामेंट से वो चलिए अगले 6 महीने तक, फिर 6 महीने से पहले अप्रूव कर दो, और ऐसे करते 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 इनडेफिनेट पीरियड तक आप इसे आगे ले जा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट, अब इलेक्शंस तो हो नहीं सकते, तो पार्लियामेंट का जो लोकसभा का टर्म है वो चलता रहता है, और सरकार की आप कह लीजिए लाइफ एक तरीके से बढ़ जाती है, क्योंकि उसे बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे, इस वजह से उसका टर्म एक्सटेंड कर दिया जाता है। चलिए, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या था ना कि पहले कैसे आराम से लग जाती थी इमरजेंसी, मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, ऑल्दो तब भी स्ट्रिक्ट थे, पर 44th अमेंडमेंट से पहले जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई, जब उससे पहले आपकी लगी इमरजेंसी, तो उस टाइम पे एक तो 2 महीने का टाइम मिलता था इशू के बाद, और दूसरा कि भाई पहले सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाए पार्लियामेंट से, तो इमरजेंसी फोर्स में आ जाएगी 1 महीने के अंदर, जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया। पर अब क्या होता है कि 44th अमेंडमेंट के बाद चेंज आया, क्या कि जो इमरजेंसी आई है, अगर उसको आपको कंटिन्यू भी करना है या फिर उसे अप्रूव करना है, तो पार्लियामेंट में से, दोनों में से किसी एक हाउस से, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो वहां से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने आपको कई बार अपने सेशंस में बताया है कि ये 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस present and voting and not less than majority of the house of the total membership of the house। तो 2/3 मेजॉरिटी, यानी अगर 300 लोग उस वक्त बैठे हैं तो कम से कम 200 लोगों का अप्रूवल होना जरूरी है, समझ गए। तो ये आसानी से पास नहीं होती, तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की, नहीं दोनों में से किसी एक हाउस की, दूसरे हाउस से फिर पास हो जाएगी, तो वो कंटिन्यू करवा सकते हो आप, उसको अप्रूव करवा सकते हो, ठीक है। इमरजेंसी को हटाने के लिए प्रोसीजर नहीं है कि उसे कैंसिल करवाने के लिए आपको फिर वोटिंग करनी पड़ेगी। अगर सरकार ने बोला है तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी रिवोक्ड, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है कभी भी अपनी एक प्रोक्लेमेशन डाल सकता है कि अब इमरजेंसी खत्म होती है, और इसके लिए कोई पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं पहले तो, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लगाए हो। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में लगती है। 3 ग्राउंड्स इसके होते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। आर्म्ड रेबिलियन वर्ड 44th अमेंडमेंट 1978 में डाला गया था, इससे पहले वर्ड यूज होता था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। कुल मिला के 3 बार हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर 75 के अंदर, ठीक है जी। अब ये कहानी है, और इसके बाद क्या था कि मैंने आपको बता दिया एक्सटर्नल एग्रेशन वगैरह, और उसके बाद में इमरजेंसी जो है ये 1 महीने के अंदर पास हो जानी चाहिए जिस दिन से ये इशू करी गई है पार्लियामेंट के थ्रू। अब पार्लियामेंट इसको 6 महीने तक, 6 महीने के बाद फिर अप्रूव करना पड़ेगा, ऐसे करते 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 इनडेफिनेट पीरियड तक ये जा सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब इससे चेंज क्या आता है, इमरजेंसी लगती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। बेसिकली वही चेंज आता है कि जो पूरा सिस्टम है वो सेंट्रल हो जाता है, जो स्टेट की अपनी पावर्स है काफी कम हो जाती है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव यानी आपकी जो कार्यपालिका, जो सरकार है, अब क्या करती है, सेंटर जो है आपकी, ये जितने भी स्टेट को कुछ भी डायरेक्शंस देने हैं तो अब सेंटर देगी स्टेट को, ठीक है। स्टेट अपनी मर्जी ज्यादा नहीं चला सकती। लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या होता है, कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट इस चीज के लिए एम्पावर हो जाती है, उस पर पावर आ जाती है कि स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी मेंशन्ड सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट आते हैं जिसपे कोई स्टेट असेंबली लॉ बनाएगी, पर जो उसके सब्जेक्ट्स हैं वो भी पार्लियामेंट अपने अंडर ले लेती है ऐसी सिचुएशन के अंदर, ठीक है। और ऐसे टाइम पे स्टेट सब्जेक्ट्स पे अगर मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो मैंने आपको बताया था ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है स्टेट लेवल पे गवर्नर, सेंटर लेवल पे प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 और 213 बता रखा है अच्छे से। तो अगर पार्लियामेंट उस वक्त सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू करके स्टेट के
लेजिस्लेशन को चला सकता है। फाइनेंशियल पावर वही, प्रेसिडेंट कई सारे चेंजेस कर सकता है कि जो रेवेन्यू उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, समझ रहे हो। तो मेन बात ये होती है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनिटरी हो जाता है, सारे डिसीजन सेंटर के पास आ जाते हैं, समझ गए, ये सीन है। अब इस पॉइंट को भी याद रखना है, ये 3 आर्टिकल तो याद हो गए, 4-4 के गैप पे है। 352 नेशनल, 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इसके अलावा आप एक याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 358। अब ये जो आर्टिकल नंबर 358 है, ये रिलेटेड है आपके फंडामेंटल राइट से। ये कहता है कि जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उस वक्त जो आपका आर्टिकल 19 है, अब याद कीजिए मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आर्टिकल 19 हमको 6 तरह की फ्रीडम देता है। कौन कौन सी फ्रीडम मैंने आपको बताई थी, जैसे राइट टू फ्रीडम में आता है ना, तो आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम में आता है। उसमें 6 टाइप की फ्रीडम मिलती है। कैसी कैसी फ्रीडम की, राइट टू असेंबल, राइट टू स्पीच एंड जो स्पीच की आपकी जो अधिकार है आपका, ठीक है, फ्री स्पीच का अधिकार है। उसके अलावा आप किसी भी पार्ट में इंडिया के सेटल हो सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, किसी तरह का प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हो, आराम से असेंबल हो सकते हो बिना आर्म्स के, ठीक है, और आप ट्रेड यूनियंस एसोसिएशन बना सकते हो। तो ये वाली जो फ्रीडम्स थी आर्टिकल 19 के अंदर, वो सारी खत्म हो जाती है नेशनल इमरजेंसी में। तो ये लिखा है आर्टिकल नंबर 358 में, समझ गए। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है आर्टिकल 19 आपको देता है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी। अब एक सवाल आता है कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी आपसे छीना नहीं जा सकता। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको हर लेक्चर में ऑलमोस्ट बताया है कि आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस वाला, तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये आप टिप्स पे याद रखोगे, ये 2 आर्टिकल नहीं छीने जा सकते। पर अब आप बोलोगे आर्टिकल 358 में तो सिर्फ आर्टिकल 19 ही खत्म करा है, फंडामेंटल राइट तो हमारे बहुत सारे हैं, राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, वो थोड़ी खत्म करे हैं। तो क्या होता है, देखिए आपका फंडामेंटल राइट कब तक एप्लीकेबल है, जब आप उसके लिए कोई सेफगार्ड ले पाओ। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। यह पावर आपको आर्टिकल 32 देता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आर्टिकल 359 क्या कहता है, आर्टिकल 359 कहता है कि आपका ये आर्टिकल 32 वाला जो सिस्टम है ना, इसी को हम खत्म कर रहे हैं, तो आपके बाकी सारे फंडामेंटल राइट अपने आप ही खत्म हो गए। समझ रहे मेरी बात। तो आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 खत्म कर रहा है। आर्टिकल 359 कह रहा है कि आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, एक्सेप्ट इन 2 आर्टिकल्स के। अगर इन 2 केसेस में फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सी चीजें हैं, पर अगर आप मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना है तो आपको समझ में आ जाएगी आर्टिकल 358 क्या है, 359 क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 44वां संशोधन था उसने क्या कहा कि आर्टिकल 19 जो है वो तभी सस्पेंड किया जा सकता है जब नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे हो। अगर आर्म्ड रेबिलियन के ग्राउंड में हो तो आर्टिकल 19 रिस्टोर ही रहेगा, आपके पास ही रहेगा। तो ग्राउंड्स पे भी वेरी करता है कि अगर वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो तो आर्टिकल 19 खत्म, अगर आर्म्ड रेबिलियन हो तो आर्टिकल 19 अभी जिंदा है। समझ गए मेरी बात। तो ये था इमरजेंसी से रिलेटेड क्या इफेक्ट पड़ता है। और आर्टिकल 359 मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इस चीज को ऑथराइज कर सकता है कि आप किसी अदालत पे नहीं जा सकते अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो। पर फंडामेंटल राइट 2 हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। जब आप मेरी प्लेलिस्ट में फंडामेंटल राइट्स को समझोगे तो वहां मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है, ठीक है ना। देखिए अगर आपको जीके अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है ना, जनरल अवेयरनेस, तो उसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये नहीं कि आप एक दिन बैठे सब कुछ पढ़ लिया, वो चीजें दिमाग में रिटेन नहीं रहेगी। आपको कुछ एक ऐसा प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा, पूरे दिन में आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। मैं मान के चल रहा हूं ज्यादातर बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो वनडे, तो ज्यादातर एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके साथ साथ चलते हैं। तो मैं
अपने एक्सपीरियंस से आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि सारे सब्जेक्ट्स को भाई एक साथ एक तरीके की वैल्यू देना। ये मत करना कि एक सब्जेक्ट के पीछे पड़े, एक महीना लगा के उसे किसी तरह आपने रट लिया, खत्म करा, खासकर जीके को, और फिर आप आगे जैसे बढ़ोगे तो जीके भूलते चले जाओगे। जीके से आपका टच होना बहुत जरूरी है, और यहां आता हूं मैं आपकी हेल्प करने कि भाई अगर आपको अपना टच रेगुलर पॉलिश करना है और आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये क्लासेस देख रहे हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे एक पैसा नहीं लिया जा रहा, कंप्लीट कोर्स आपको कराया जा रहा है, यह हमारा अभिनंदन बैच है, इसी के बारे में आपको बता रहा था। मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं, रोज शाम को 6 बजे क्लास आती है, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके और ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको करा रहा हूं। इसके बाद अभिषेक सर आपको साइंस भी कराते हैं 7 बजे, रीजनिंग की क्लास भी आती है, इंग्लिश की क्लास भी आती है, कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जा रहा है। चाहो तो इसका फायदा उठा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके एक बार एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है ना। तो बस आपको एक सजेशन में ये था, मैं ये नहीं कह रहा आप सिर्फ हमसे ही पढ़िए, पर आप सिर्फ इतना समझिए बात को कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को भाई साथ में लेके चलना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट पे लगे हो तो उसी पे लगे रहो, नहीं होगा ऐसे एग्जाम क्लियर, मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं। दिन में वाइसली आप टाइम इन्वेस्ट करो। अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा टाइम मैथ्स और रीजनिंग में शायद लगता हो, मैथ्स में लगता होगा ना, तो मैथ्स को जितना टाइम देने की जरूरत है उतना तो देना ही पड़ेगा। जीके ऐसी चीज है जो रोज पढ़ो, आप 3 से 4 महीना रोज 1-1 घंटा भी पढ़ोगे तो जीके एक बहुत अच्छे लेवल पे आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और वो जो आपका आपको लगता है कि लो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जीके, वो आपका हाई स्कोरिंग में आ जाएगा, पक्का कह रहा हूं। और रीजनिंग भी ऐसा ही, रीजनिंग तो आसान है, आप रेगुलर पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस रखिए, तो बकायदा आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। चलिए आगे बढ़ाते, बहुत लेक्चर हो गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहती है कि प्रेसिडेंट किसको सस्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 20 और 21 के मामले में वही वाली बात है कि 20 और 21 हमेशा रिस्टोर रहेंगे, तो आप इसको लेकर के कोर्ट जा सकते हो। तो ये कुछ बारीक पॉइंट्स थे जहां से कंफ्यूजन पैदा होता है। 3 बार इमरजेंसी लगी, मैं आपको बता चुका हूं, 62, 71, 75 में लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के पॉइंट पे, और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को खारिज किया 1978 में। इसकी जगह वर्ड डाला आर्म्ड रेबेलियन। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी का तो खासकर फेवरेट है। चलिए आगे, प्रेसिडेंट्स रूल। अब मेन वाली इमरजेंसी हमने पढ़ ली, बस थोड़ा सा लेक्चर बचा है और फटाफट से प्रेसिडेंट रूल को हम देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 356 इससे याद रखना है, आर्टिकल 356। तो 356 से पहले आता है आर्टिकल नंबर 355। अब 355 कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, यह कहता है कि यह सेंटर की ड्यूटी है कि हर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो काम है वो संविधान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसको देखने के लिए सेंटर का एक एजेंट हर स्टेट में रहता है, जिसे हम गवर्नर के नाम से जानते हैं। गवर्नर के पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, सब कुछ एक लेक्चर में है, वहीं प्लेलिस्ट में आप आराम से कवर कर लेना। तो गवर्नर के पास में ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को बताए कि देखिए स्टेट में काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे आर्टिकल 356 का यूज करके ये एक ड्यूटी है किसकी, सेंटर की, कि वो गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले ले, आर्टिकल 356 का यूज करे और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ग्राउंड सामने रख दे और साथ ही लगा दे प्रेसिडेंट रूल। इसे प्रेसिडेंट रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीजें डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंदर आ जाती हैं और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो एक्ट करता है स्टेट में वो गवर्नर करता है जब तक ये स्टेट इमरजेंसी होती है। तो जैसे ही स्टेट इमरजेंसी लगती है वहां की सरकारें, वहां का लेजिस्लेचर काम नहीं करता, सारी पावर, जितनी पावर है वो सब गवर्नर के पास आ जाती है और जो वहां के कानून वगैरह बनेंगे वो सब पार्लियामेंट देखेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है और इसमें से आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है, अगर ऐसा हुआ है, कोई ड्यूटी थी सेंटर की, उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो 356 का यूज करके वो दोबारा से प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कर सकता है अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि स्टेट की गवर्नमेंट अब संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। ये वाली जो प्रेसिडेंट रूल है, ये वाली इमरजेंसी है, इसे मल्टीपल टाइम्स यूज किया गया है डिफरेंट स्टेट्स के लिए। कई बार सेंटर और स्टेट में क्लैशेस उस लेवल के हो जाते हैं कि सेंटर को फिर इसको यूज करती है वो और गलत फायदा भी उठाया गया। चलिए
अब जो प्रेसिडेंट रूल है, अब इसको कैसे अप्रूव किया जाएगा, तो इसके लिए भी पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने ये वाली इमरजेंसी घोषित कर दी, तो पहली वाली इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने का टाइम था, और इस वाली इमरजेंसी में कुल मिलाकर 2 महीने का टाइम होता है जिस दिन से ये इशू होती है। तो ये फर्क है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो बता देना। नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना, स्टेट इमरजेंसी में 2 महीना, ठीक है। अगर पार्लियामेंट ने इसे अप्रूव कर दिया तो ये 6 महीने तक एक्टिव रहेगी, पर 6 महीने बाद आप इसे फिर से एक्सटेंड कर सकते हो। मैक्सिमम कितने टाइम के लिए? नेशनल इमरजेंसी तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए थी, पर स्टेट इमरजेंसी में क्या अंतर है कि इसे मैक्सिमम आप मैक्स टू मैक्स 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, समझे। तो नेशनल इमरजेंसी जिस दिन इशू हुआ है उस दिन से 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और स्टेट इमरजेंसी जिस दिन इशू हुआ है उस दिन से 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। नेशनल इमरजेंसी कैन बी कैरिड ऑन फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, हर 6 महीने के गैप के बाद, और ये वाली हर 6 महीने के बाद अप्रूवल लेने के बाद में 3 साल तक ऑपरेट रहती है। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं, इसे आप माइंड में रखेंगे। प्रेसिडेंट रूल अगर आपसे पूछ ले, अब यूं तो बहुत सारी स्टेट्स में लगा है, पर अगर यूं पूछ ले सबसे पहली बार कब लगा था, क्योंकि सबसे पहली बार पूछने का फैशन थोड़ा पुराना है, तो सबसे पहली बार पंजाब में लगा था 1951 के अंदर, ये आप याद रखेंगे। तो ये था आपका स्टेट इमरजेंसी भी, यही पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी समझ गए, स्टेट समझ गए। फाइनेंशियल इमरजेंसी और भी छोटा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में, क्योंकि आज तक ये लगा नहीं है, एग्जाम में भी ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, आर्टिकल जरूर बन जाएगा, आर्टिकल 360 में आती है, तो ये भी प्रेसिडेंट इंपोज कर सकता है। इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल जो होता है, सारी पावर स्टेट की सेंटर के पास नहीं जाती, पूरे देश की फाइनेंशियल पावर जो है पार्लियामेंट के पास में चली जाती है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि देश में फाइनेंशियल फेलियर हो गया है, इकोनॉमी का बुरा हाल है, तो लगाई जा सकती है। आर्टिकल 360 के अंदर आज तक नहीं लगी है, ये बात ध्यान रखोगे, पेपर में क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, तो कभी भी नहीं लगी, नेवर। आर्टिकल 360 के अंदर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि देश में ऐसी सिचुएशन है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया जो है वो थ्रेटन है, उसके ऊपर खतरा है, ठीक है जी। तो ये हो गई फाइनेंशियल इमरजेंसी, समझ गए। और ये भी लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, नाम प्रेसिडेंट का। अब प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी जिस दिन इशू हुई थी 1 महीने में पास, स्टेट इमरजेंसी जिस दिन इशू हुई थी 2 महीने में पास, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी 2 महीने में पास हो जानी चाहिए दोनों हाउसेस से, पार्लियामेंट के, समझ गए। एक बार अप्रूव हो गई दोनों हाउसेस से तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तब तक रहेगी जब तक उसे हटाया नहीं जाता। तो इसके लिए बार बार अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, जैसी स्टेट में पड़ती है, जो नेशनल इमरजेंसी में भी पड़ती है। इसमें बार बार अप्रूवल नहीं चाहिए, एक बार लग गई, पार्लियामेंट से पास हो गई, नेक्स्ट टाइम अब इसे सीधा हटाया ही जाएगा, और हटाने के लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्या इफेक्ट्स होंगे, तो पहला तो ये कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है यूनियन की, वो फाइनेंशियल मैटर्स पे बढ़ जाएगी, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यूनियन गवर्नमेंट की जो सरकार है, उसका फाइनेंशियल मैटर, जो स्टेट के फाइनेंशियल मैटर है, उस पर कंट्रोल बढ़ जाएगा। दूसरा, सैलरीज और अलाउंसेस, यानी लोगों की सैलरी जो सरकारी जॉब्स में है, क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, जो स्टेट के अंदर आते हैं, सरकारी जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में है, उनकी सैलरीज को कम किया जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स, अब क्या होता है कि जब भी मनी बिल जो है वो पास होता है, चाहे पार्लियामेंट में चाहे स्टेट में, तो पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। और स्टेट लेवल पे क्या होता है कि कोई भी बिल होता है, हर बिल को लेकर के, मतलब ये चॉइस है गवर्नर की कि वो प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए, उसको रिकंसीडर करने के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। पर जैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो मनी बिल अगर कोई किसी भी प्रकार का किसी भी स्टेट में आया है या फाइनेंशियल बिल आया है, तो अब उसकी ड्यूटी है कि उसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखे, और प्रेसिडेंट उस पर डिसीजन लेगा जो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होगा। इसके अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी में स्टेट लेजिस्लेचर ने काम करना बंद नहीं किया, सरकार अभी भी जिंदा है, पर फाइनेंशियल मैटर पे कंट्रोल सेंटर का आ गया है।
इस लेक्चर से आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि इमरजेंसी जो एक हमें इतना छोटा सा टॉपिक लगता है और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं, तो ये कितना इन डेप्थ आपको समझा जा सकता है। वनडे एग्जाम्स के लिए इतना काफी है आपके लिए। नेक्स्ट, डायरेक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ, अच्छा प्रेसिडेंट बोल सकता है कि भाई सैलरीज और अलाउंसेस को आप कम कर दीजिए, किस किस के, जैसे जो कि सेंटर के लिए भी काम कर रहे हैं, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वगैरह वगैरह। 1 मिनट और रुकना। तो ये तो हो गई भाई आपकी इमरजेंसी वाली क्लास। अभी एक बार इसके ना हम आर्टिकल रिवाइज करते हैं फटाफट से। देखिए आपको इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल याद रखने हैं। आर्टिकल नंबर 352 जो बताता है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 जो बताता है आपको प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर, ऐसी लाइन में याद रखते हैं, आर्टिकल नंबर 358 जो कहता है कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगी तो आर्टिकल 19 नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो आर्टिकल 19 है वो आपका एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर के केस में जो है, जो वॉर है और एक्सटर्नल एग्रेशन है उसी केस में आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, आर्म रेबिलियन के केस में नहीं होगा, जो हमने भी पढ़ लिया। आर्टिकल 359 कहता है कि आपका जो आर्टिकल 32 है जिसको आप यूज करते थे, अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो जाता था तो आप कोर्ट के पास जा सकते थे, ये भी खत्म हो गया, सिवाय आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के। और आर्टिकल नंबर 360 कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो ये है बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, ये वाले आर्टिकल याद रखना। पार्ट नंबर 18 में आती हैं इमरजेंसीज, तो ये है इसका शॉर्ट वर्जन, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा तो अब आप लगा दोगे। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं, फटाफट से देखते हैं, 1 मिनट और देना। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और बेल आइकन दबा देना। लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। अभिनंदन बैच है ये हमारा, रेगुलर यूट्यूब पे हमारे इस चैनल पे रेडियन लर्निंग पे रोज क्लासेस आती हैं। इतने दिनों में हम आपका कोर्स खत्म करवा देंगे। टारगेट हमारा CGL 2023 है, पर जो भी बच्चे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर आपका सिलेबस कॉमन है तो आप यहां से बिल्कुल कवर कर सकते हो, निश्चिंत होकर जाओगे, इस बात की गारंटी है। ये आपकी सारी फैकल्टी है। मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं आपको, शाम को 6 बजे रोज मेरी क्लास आती है। ये है आपके अभिषेक सर, ये आपको साइंस देखते हैं, आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। शाम को 7 बजे अगर आपको आना है तो साइंस आप यहां से पढ़ सकते हो। ये है आपके कपिल सर जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश करवा रहे हैं और इनकी क्लास आपकी 8 बजे आ जाती है। और ये है आपके रीजनिंग के धुरिंदर यानी कि रोहित सर, ये आपको करवाते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के जो भी आपके डाउट्स हो, कुछ भी हो, सब आपके इनकी क्लास में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको ये पढ़ाते हैं। सारी टीचर्स आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं और इनकी क्लास आपको 9 बजे देखने को मिलेगी। सिलेबस आप हमारा इन सब्जेक्ट्स का यहां से कवर कर सकते हो टेंशन फ्री होके। रोज शाम को 6 बजे आपने आना है। नोटिफिकेशन तब आएगी जब आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना अगर क्लास अच्छी लगी हो। और लेक्चर कहां से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके सारे लेक्चर्स अवेल कर सकते हो जो अभी तक हो चुके हैं और आने वाले वहां पे अपलोड होते जाएंगे। चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल आना मत भूलना, कल मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा पॉलिटी के, तो वहां पे देखेंगे कि क्या क्या आपकी तैयारी है, किस लेवल पे आप स्टैंड करते हो और आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू सो मच।